Good morning, students. Online classes, my welcome to all of you. प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed में 4th ईयर की क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण तथा संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये लंबा समय लगा और इस समय अवधि में विभिन्न देशों के संविधानों का संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद महिलाओं को पुरुषों के इस मकड़ जाल से, महिलाओं को पुरुषों के इस पुरुष प्रधान समाज से छुटकारा दिलाने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान ढेर सारे अधिकार संविधान में निर्मित किए। प्रशिक्षणार्थियों, कोई भी सभ्य समाज या कोई भी देश की पहचान उस देश के संपन्नता की पहचान, उस देश के विकास की पहचान, उस देश की आर्थिक संपदा या आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, 3 संसाधनों से होती है और इन तीनों संसाधनों के माध्यम से किसी भी देश के विकास को, उस देश की आर्थिक स्थिति को देखा जा सकता है। उन प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, आर्थिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। तो हमारे देश की स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष हमारे मानवीय संसाधन हैं और इन मानवीय संसाधनों में से किसी एक को पीछे करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इनको अगर हम पुरुष समाज को पीछे कर दें, महिलाओं को आगे निकालें, तो वो समाज, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमको सभी मानवीय संसाधनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा और उसके लिए हमारे संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए। प्रशिक्षणार्थियों, सबसे पहले समानता के अधिकार पर चर्चा की जाती है कि देश के समस्त नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी जाति के हों, कोई लिंग के हों, किसी धर्म के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भाषा के हों, किसी नस्ल के हों, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, इन सारे के सारे अधिकारों से महिलाओं को वंचित नहीं रखा जा सकता या इन अधिकारों में महिलाओं से पुरुषों के मुकाबले भेदभाव नहीं किया जा सकता।
प्रशिक्षणार्थियों, असमानता को मिटाने के लिए संविधान में प्रावधान है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जन कल्याण के, कार्यों को करते समय स्त्री और पुरुष में भेदभाव न करें। वो ऐसे कार्यों को अंजाम दें जिसमें जनहित के कार्यों को प्रमुखता प्रदान की गई हो या जनहित के कार्यों की अधिकता पाई गई हो। जन कल्याण के कार्य, जनहित के कार्य जिनमें सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, असमानता को मिटाने के लिए राज्यों को जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए, ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो बाध्य हैं कि राज्य जन कल्याण के कार्य करें, समानता पर आधारित जन कल्याण के कार्य, जिनमें स्त्रियों के हितों का भी ध्यान रखा गया हो, जिनमें पुरुषों के हितों के साथ साथ स्त्रियों के हितों का भी ध्यान रखा गया हो। प्रशिक्षणार्थियों, भारत का संविधान जो माता पिता भारतीय हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान जन्म के आधार पर भारतीय ही होगी। ये नागरिकता का अधिकार संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जो संविधान की आत्मा है ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हम भारत के लोग संविधान सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता के साथ लिंग समानता के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देश के सभी नागरिकों को ये प्राथमिकताएं प्रदान की गई हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारत के नागरिकता प्रदान नागरिकों को ये तोहफे, ये गिफ्ट दिया गया है, जिस गिफ्ट के अंतर्गत सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक हितों की बात कही गई है, विचार और अभिव्यक्ति की बात की गई है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी प्रदान की गई है, कोई उपासना आपकी जो हो उसको आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप चाहें तो अपने जीवन को नास्तिक रूप में निकालें, आप चाहें तो ईश्वर में आस्था रखकर आस्तिक बन जाएं। आपको उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है भारत का संविधान। आप चाहें किसी धर्म को माने, आप चाहें किसी धर्म को ना माने, आपका मत, आपका संप्रदाय जिस
किसी में आपका विश्वास हो उसको आप मानिए, आपको बाध्य देश का संविधान नहीं करेगा। देश का संविधान आपको इतने सारे गिफ्ट देता है। मैं समझता हूँ जो देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, देश में जातिभेद दंगे होते हैं, देश में धर्म के मजहब के नाम पर जो कत्ले आम होता है, देश में भाषा के नाम पर लोगों को बांट दिया गया है, देश में क्षेत्रवाद की भावना देश के नागरिकों में जो विकसित की गई है, ये भाषावाद, ये संप्रदायवाद, ये क्षेत्रवाद, ये नस्लवाद, ये सब कुछ मिटाया जा सकता है बशर्ते हमने संविधान को पढ़ा हो, बशर्ते हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा हो। हम देश के जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। मैं समझता हूँ ये झगड़े और टंटे भी मिट जाएंगे। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को नहीं मानते, आप किस ईश्वर की आस्था करते हैं, चाहे मूर्ति पूजक हैं या मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, एक ईश्वरवादी हैं, अनेक ईश्वरवादी हैं, आप साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, आप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, चाहे आप राम को मानो या रहीम को मानो, ईसा को मानो, गुरु नानक देव को मानो, गौतम बुद्ध को मानो, महावीर स्वामी को मानो, हमारे देश के नागरिकों को ये पूरी आज़ादी दी गई है कि उनका जो मन करे वो उसी के प्रति अपना विश्वास रखें, उसी में अपनी आस्था रखें, उसी की आप पूजा अर्चना करें, उपासना करें, नमाज पढ़ें, चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं। ये आपको पूरी आज़ादी देश के संविधान ने प्रदान की है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देश के संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान की है, उस प्रस्तावना से ये स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकल कर आता है कि देश के क्या स्त्री हो या पुरुष हो, जिन माता पिता की नागरिकता भारतीय है तो उनकी जो संतान है जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारतीय नागरिक की माता पिता की जो संतान है वो भारत का नागरिक, उसके लिए चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो वो सारे अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं। जिसका जो विश्वास जिस धर्म के प्रति है उसको उपासना की स्वतंत्रता, उस विश्वास की स्वतंत्रता। अब आप देखते हैं कि देश के नागरिक, कोई बाबा रामदेव के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई आशाराम जी बापू से जुड़े हुए हैं, कोई मोरारी बापू से जुड़े हुए हैं। ऐसे ढेर सारे साधु और महात्मा या संप्रदाय हैं, ऐसे ढेर सारे धर्म की शाखाएं हैं। मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं
ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो दो संप्रदायों में धर्म के लोग बंट चुके हैं, दो वर्गों में ईसाई धर्म के लोग बंट चुके हैं। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी दो शाखाओं में, दो वर्गों में इस्लाम धर्म के अनुयायी बंट चुके हैं। एक शिया हैं जो हजरत अली को वरीयता देते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और एक सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं इस्लाम धर्म में, जिनके आइडियल इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये इस्लाम धर्म में सुन्नी संप्रदाय के लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो इस्लाम धर्म के लोग भी दो संप्रदायों में, दो वर्गों में बंट गए। हिंदू धर्म की ओर आ जाइए। एक भगवान शिव के उपासक, एक भगवान विष्णु के उपासक। तो एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। तो आप देख लीजिएगा कि हिंदू संप्रदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोग दो शाखाओं में बंट चुके हैं। ऐसे ही जैन धर्म में हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर। प्रशिक्षणार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको भारत का संविधान ना हीनयान बनने से रोकेगा, ना महायान संप्रदाय से जुड़ने से रोकेगा, ना आपको श्वेतांबर बनने से रोका जाएगा, ना आपको दिगंबर बनने से रोका जाएगा, ना आपको शैव संप्रदाय से जुड़ने से रोका जाएगा, ना आपको वैष्णव संप्रदाय को मानने की मनाही की जाएगी, ना आपको शिया बनने से रोका जाएगा, ना आपको सुन्नी संप्रदाय को मानने से रोका जाएगा, ना कैथोलिक आप बन सकते हैं, प्रोटेस्टेंट आप बन सकते हैं। जो जिसका जैसा मन चाहे विचार हो, वो उस संप्रदाय को, उस धर्म को, उस उपासना को, उस विश्वास को मान सकता है, जुड़ सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करता हूं कि जिसने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान जो रखे हैं, उसमें अवसरों की, प्रतिष्ठा की, समानता का जिक्र किया गया है। आप अपना मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना होगा। नेकी कर दरिया में डाल। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाप करो और दरिया में डालो। नो नो नो, आपने जो किया है वो आपको मिल जाएगा, आपने जो दिया है वो आपको मिल जाएगा। आपने समुद्र के लिए, दरिया के लिए क्या दिया था? नेकियां। तो आपकी ये नेकियां आपको मिल जाएंगी। जो बोएगा वो काटेगा, गेहूं बोएगा जौ काटेगा। नो नो नो, ये नहीं, बल्कि जो बोओगे जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो देश के नागरिकों के लिए ये अवसरों की समानता, चाहे वो किसी लिंग के हों, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, वो किसी नस्ल के हों, वो किसी भाषा के हों, उनके साथ अवसर, चाहे वो न्याय के अवसर हो, आर्थिक अवसर हो, सामाजिक हो, उनके साथ अवसरों की समानता, नौकरी के मौके पर उनको अवसरों की समानता प्रदान की गई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
महिलाओं की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। भारत का संविधान ये शक्ति प्रदान करता है कि प्रतिष्ठा स्त्री और पुरुष की समान है। प्रशिक्षणार्थियों, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, जिसको बंधुता के साथ हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है। जब देश की गरिमा की बात हो, व्यक्ति की गरिमा की बात हो, तो उसकी गरिमा को आप ठेस, चोट नहीं पहुंचा सकते। आप किसी व्यक्ति की गरिमा को धूमिल नहीं कर सकते। आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को भंग नहीं कर सकते। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के समस्त नागरिकों को भाईचारे के साथ, बंधुता के साथ उठ खड़े होना है। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना हमसे कहती है। अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हमको आजीवन प्रयासरत रहना है। देश की एकता और अखंडता के लिए, अखंडता को बचाए रखने के लिए आपके दोस्त का, आपके पड़ोसी का, अपने देश के नागरिकों का, जहाँ जहाँ अपने देश के सैनिकों का जहाँ जहाँ पसीना गिरेगा, वहाँ वहाँ देश के नागरिकों को अपना खून बहाने की हिम्मत होनी चाहिए। देश के समस्त नागरिकों के देश की एकता को बनाए रखने के लिए अगर आपके दोस्त का पसीना गिरता है तो आप अपने दोस्त के पसीने की खातिर उन सैनिकों की ओर इशारा है। हमारे दोस्त हमारे देश के सैनिक हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो जहां उनका पसीना गिरे वहां देश की जनता अपना खून बहा दे, बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ, उन जातियों को, उन धर्मों को त्याग कर, उन मजहबों के चोलों को त्याग कर, उन भाषाओं को, उन क्षेत्रवाद, उन नस्लवाद की भावना को त्याग कर हमको एकजुट होकर अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उसके प्रति हमको देश की प्रति वफादारी निभानी, देश के प्रति समस्त नागरिकों का समर्पण भाव हर वक्त, हर घड़ी उनको तत्पर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। समर्पण भावना के लिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा देश के प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। यह हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना देश के नागरिकों को आगाह करती है। तो मैं समझता हूँ इस बात को चर्चा और महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि देश के भावी राष्ट्र निर्माता जो बैठे हैं ये सबक लेकर जाएं, ये सीख लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि आपको जो पाठ पढ़ाया गया है वो ये है कि देश की आन बान और शान के लिए आपके प्राण कोई महत्व नहीं रखते। आप अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए हर वक्त, हर घड़ी तैयार रहें। देश पर मर मिटने के लिए आप हर घड़ी, हर वक्त तैयार रहें। देश का आम नागरिक ये भावना बना लेगा। मैं समझता हूँ कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी ताकत हमारे देश की ओर आंख नहीं उठा सकती। हम इन दीवारों को तो तोड़ें, हम भाषावाद, जातिवाद,
क्षेत्रवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, इन बंधनों को तोड़कर जिस दिन देश के नागरिक एक मंच पर खड़े हो जाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे, तो हमारे देश के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस दिन हम तैयार रहेंगे, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी और हमसे कांप उठेगी। ऐसा मेरा यकीन है। मैं आपको ये जाम पिलाना चाहता हूँ। मैं देश के भावी राष्ट्र निर्माताओं को ये जाम पिलाना चाहता हूँ कि वो ये जाम पी लें और अपने शिष्यों को पिलाएं। ये भावना हम में है ही नहीं। कोई जातियों में, कोई संप्रदायों में, कोई क्षेत्रवाद में, कोई भाषावाद में बटा हुआ है हमारा समाज, हमारा देश। इसलिए हमारे दुश्मनों की, विदेशी ताकतों की ये हिम्मत हो जाती है और वो हमारे देश के प्रति आंखें दिखाते रहते हैं। देश की इतनी विशाल जनसंख्या जिस दिन सैनिक की तरह अपने आप को सैनिक मान लेगी, सैनिकों की तरह अपने आप को समर्पित कर देगी, वो दिन दूर नहीं जो लोग भारत के सामने नतमस्तक हो जाएं, भारत को सैल्यूट करें, भारत को सलामी दें। पता नहीं कौन मेरे देश के नागरिकों को क्या शिक्षा देता है, मैं नहीं जानता। लंबे समय से शिक्षा विभाग में मैं अपने देश के नागरिकों को ये पाठ नहीं पढ़ाता। मुझे उन लोगों की तलाश है जो देश के नागरिकों को बांटने का काम करते हैं। जब हमारा संविधान एकता और अखंडता की बात करता है और इतनी सारी उपासनाओं की छूट दी रखी है, तो फिर मजहब के झगड़े क्यों? ये उपासना के झगड़े क्यों? प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमको बनाए रखने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। लिंग समानता के दृष्टिकोण के प्रति देश की संविधान की ये प्रस्तावना प्रतिबद्ध है, कायम है, अपने आप पर अड़ग है। वो महिलाओं के साथ जो पुरुषों के द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को मिटाने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान हैं। ये प्रावधान रखे गए हैं। लिंग समानता का प्रावधान देश के संविधान में रखा गया है। देश का संविधान इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के साथ पुरुषों के मुकाबले उनको दोयम दर्जे की मान्यता नहीं दी जा सकती। वो पुरुषों के समान ही कार्य करती हैं और पुरुषों के समान शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक रूप से सक्षम हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि देश की इस प्रस्तावना पर जो हमने चर्चा की है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। असमानता को मिटाने के लिए देश के नागरिकों के बीच जो असमानता है उसको मिटाने के लिए राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के हितों का, कल्याण का ध्यान रखते हुए नीतियों का निर्माण करें, जिनमें
महिलाओं का अधिक से अधिक हित साधा गया हो। महिलाओं को हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण राज्यों को करना चाहिए। असमानता को मिटाने के लिए प्रत्येक जो माता पिता भारत के नागरिक हैं, उनकी संतान भी भारत की नागरिक होगी। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात, न्यायिक समानता की बात, स्त्री हो या पुरुष, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए समान न्याय की बात कही गई। प्रशिक्षणार्थियों, देश के नागरिकों को विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्तियों को प्रतिष्ठा की, अवसरों की समानता की बात की गई है। देश के नागरिकों की गरिमा को बनाए रखने की बात कही गई। व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भाईचारे के साथ बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों को ये निर्देशित किया गया है या बाध्य किया गया है। लिंग समानता के लिए भारत का संविधान प्रतिबद्ध है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपने महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक प्रावधान में ये छोटा सा पाठ पढ़ा। प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य बातें मैंने आपको समझाई। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ समझ में जरूर आया होगा। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अगले पाठ में आपसे फिर चर्चाएं की जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, अगर समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा और आपके जो भी उचित प्रश्न होंगे उनके उचित जवाब दिए जाएंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।